हेलो स्टूडेंट्स, मैं मंजू शर्मा, प्रवक्ता कंप्यूटर, राजकीय महिला पॉलिटेक्निक अजमेर। आज के ई लेक्चर के अंदर हम एडवांस माइक्रो प्रोसेसर एंड माइक्रो कंट्रोलर सब्जेक्ट के चैप्टर 2 के टॉपिक इंटरप्ट्स इन 8086 के बारे में जानेंगे। 8086 माइक्रो प्रोसेसर में इंटरप्ट सिग्नल 3 सोर्सेस से जनरेट किए जा सकते हैं। फर्स्ट है हार्डवेयर इंटरप्ट, सेकंड है सॉफ्टवेयर इंटरप्ट, थर्ड है किसी इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करते समय अगर एरर कंडीशन जनरेट होती है तो भी इंटरप्ट सिग्नल जनरेट होता है। फर्स्ट, हार्डवेयर इंटरप्ट। जब 8086 माइक्रो प्रोसेसर को NMI व INTR इनपुट पिन पर एक्सटर्नल सिग्नल अप्लाई कर इंटरप्ट किया जाता है तो उसे हम हार्डवेयर इंटरप्ट कहते हैं। मतलब कि NMI व INTR इनपुट पिन को हाई करके जब माइक्रो प्रोसेसर को इंटरप्ट किया जाता है तो उसे हम हार्डवेयर इंटरप्ट कहते हैं। यहाँ पर NMI इंटरप्ट की प्रायोरिटी INR इंटरप्ट इनपुट से ज़्यादा होती है। सेकंड, सॉफ्टवेयर इंटरप्ट। जब प्रोग्राम के अंदर हम INT-N इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर माइक्रो प्रोसेसर को इंटरप्ट करते हैं तो उसे हम सॉफ्टवेयर इंटरप्ट कहते हैं। यहाँ पर N की वैल्यू 0 से 255 की रेंज में हो सकती है, इसलिए 8086 माइक्रो प्रोसेसर कुल 256 सॉफ्टवेयर इंटरप्ट्स प्रोवाइड करता है और ये सॉफ्टवेयर 256 सॉफ्टवेयर इंटरप्ट्स हैं INT0, INT1, INT2, INT3 से लेके INT255। यहाँ पर ये जो N है इसे हम इंटरप्ट टाइप भी कहते हैं। थर्ड, 8086 इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करते समय अगर एरर कंडीशन जनरेट होती है तो भी इंटरप्ट सिग्नल जनरेट होता है। तो माइक्रो प्रोसेसर को 3 प्रकार से इंटरप्ट किया जा सकता है। फर्स्ट, हार्डवेयर इंटरप्ट, जिसमें NMI व INTR इनपुट पिन को हाई करके माइक्रो प्रोसेसर को इंटरप्ट किया जाता है। सेकंड, सॉफ्टवेयर इंटरप्ट, जब प्रोग्राम के अंदर INT-N इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर माइक्रो प्रोसेसर को इंटरप्ट करते हैं। लास्ट, जब किसी इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करते समय अगर एरर कंडीशन जनरेट होती है तो उस केस में भी इंटरप्ट सिग्नल जनरेट होता है। अब माइक्रो प्रोसेसर सभी इंस्ट्रक्शन साइकिल के एंड में 8086 माइक्रो प्रोसेसर की इंटरप्ट इनपुट लाइंस को चेक करता है। इंटरप्ट लाइन यानी कि NMI और INTR इंटरप्ट लाइन हाई होने पर व इंटरप्ट फ्लैग सेट होने पर 8086 माइक्रो प्रोसेसर इंटरप्ट सर्विस रूटीन को एग्जीक्यूट करने के लिए या इंटरप्ट रिक्वेस्ट को निम्न प्रकार से रिस्पॉन्ड करता है। आप इंटरप्ट रिक्वेस्ट को रिस्पॉन्ड करने के लिए सबसे पहले वो फ्लैग रजिस्टर की वैल्यू को स्टैक में सेव कर देता है, जिससे स्टैक पॉइंटर की वैल्यू 2 से कम हो जाएगी। उसके बाद इंटरप्ट फ्लैग को डिसेबल किया जाता है। थर्ड, ट्रैप फ्लैग को रीसेट कर देते हैं। फिर हम कोड सेगमेंट रजिस्टर और इंस्ट्रक्शन पॉइंटर रजिस्टर की वैल्यू को स्टैक में सेव कर देते हैं, जिससे स्टैक पॉइंटर की वैल्यू 4 से कम हो जाएगी। फ्लैग रजिस्टर, कोड सेगमेंट रजिस्टर, IP रजिस्टर की वैल्यू स्टैक में सेव करने के बाद साथ ही इंटरप्ट फ्लैग और ट्रैप फ्लैग को रीसेट करने के बाद माइक्रो प्रोसेसर इंटरप्ट सर्विस रूटीन के पर जंप कर जाता है, इंटरप्ट सर्विस रूटीन को एग्जीक्यूट करता है और इंटरप्ट सर्विस रूटीन के लास्ट में आई रिटर्न इंस्ट्रक्शन होती है और उस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के बाद हमारा कंट्रोल इंटरप्ट सर्विस रूटीन से वापस मेन प्रोग्राम पर रिटर्न कर जाता है। जैसे इस फिगर के अंदर एक्सप्लेन किया है, यहाँ पे ये हम मेन प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर रहे हैं। इस पॉइंट पे हमें कोई इंटरप्ट रिक्वेस्ट रिसीव हुई। इस इंटरप्ट रिक्वेस्ट को रिसीव होने पर माइक्रो प्रोसेसर इस प्रकार से उसको रिस्पॉन्स करता है। सबसे पहले फ्लैग रजिस्टर की वैल्यू को स्टैक में पुश कर देता है।
इंटरप्ट फ्लैग और ट्रैप फ्लैग को क्लियर कर देता है यानी कि रीसेट कर देता है। फिर कोड सेगमेंट रजिस्टर और इंस्ट्रक्शन पॉइंटर रजिस्टर की वैल्यू को स्टैक में पुश कर देता है। इंटरप्ट वेक्टर टेबल से इंटरप्ट सर्विस रूटीन के एड्रेस को फेच करता है। एड्रेस फेच करने के बाद इंटरप्ट सर्विस रूटीन के ऊपर जंप कर जाएगा। अब इंटरप्ट सर्विस रूटीन को एग्जीक्यूट करने से पहले सभी रजिस्टर की वैल्यू को स्टैक में पुश कर देता है। इंटरप्ट सर्विस रूटीन को एग्जीक्यूट करता है। एग्जीक्यूट करने के बाद सभी रजिस्टर की वैल्यू स्टैक में से वापस पॉप कर लेता है और लास्ट में आई रिटर्न इंस्ट्रक्शन के द्वारा आईपी, कोड सेगमेंट रजिस्टर और फ्लैग रजिस्टर की वैल्यू को स्टैक में से पॉप करता है और वापस मेन प्रोग्राम पे रिटर्न कर जाता है। और यहाँ पे आप नोटिस करिए कि सब लास्ट में सब पुश आईपी किया था, इसलिए सबसे पहले पॉप आईपी करेंगे। पुश आईपी से पहले पुश कोड सेगमेंट किया था, इसलिए आईपी के बाद कोड सेगमेंट को पॉप किया है। और क्योंकि सबसे पहले पुश फ्लैग एग्जीक्यूट हुआ था, इसलिए सबसे लास्ट में पॉप फ्लैग रजिस्टर किया है। तो मेन प्रोग्राम के अंदर इंटरप्ट रिक्वेस्ट रिसीव होने पर माइक्रो प्रोसेसर सबसे पहले फ्लैग की वैल्यू को स्टैक में पुश करता है, इंटरप्ट फ्लैग और ट्रैप फ्लैग की वैल्यू को रीसेट कर देता है, फिर कोड सेगमेंट और आईपी रजिस्टर की वैल्यू को स्टैक में पुश करता है, इंटरप्ट वेक्टर टेबल से इंटरप्ट सर्विस रूटीन के एड्रेस को फेच करता है, इंटरप्ट सर्विस रूटीन पे जंप कर जाएगा। जंप करने के बाद रजिस्टर की वैल्यू को स्टैक में पुश करता है। उसके बाद रजिस्टर्स की वैल्यू इंटरप्ट सर्विस रूटीन को एग्जीक्यूट करने के बाद रजिस्टर्स की वैल्यू स्टैक में से पॉप कर लेगा। आई रिटर्न से आईपी, सीएस और फ्लैग रजिस्टर की वैल्यू स्टैक से वापस पॉप कर ली जाती है और ओरिजिनल जहां पे हमने इंटरप्ट सर्विस रूटीन को एग्जीक्यूट या रिस्पॉन्ड करना शुरू किया था, उस वक्त जो आईपी और सीएस की वैल्यू है वो स्टैक में पॉप करने के कारण हम वापस उसी जगह से प्रोग्राम को वापस कंटिन्यू कर पाते हैं जहां से हमने प्रोग्राम को इंटरप्ट किया था। 8086 सिस्टम में शुरू की 1 KB मेमोरी 0000H से 03003FFH में इंटरप्ट वेक्टर टेबल स्टोर किया जाता है। इंटरप्ट वेक्टर टेबल में सभी इंटरप्ट सर्विस प्रोसीजर्स के 4 बाइट का स्टार्टिंग एड्रेस स्टोर किया जाता है। ये 4 बाइट के अंदर 2 बाइट CS रजिस्टर की वैल्यू के लिए है और 2 बाइट इंस्ट्रक्शन पॉइंटर रजिस्टर की वैल्यू के लिए है। क्योंकि हमने अभी समझा था कि 8086 माइक्रो प्रोसेसर टोटल 256 सॉफ्टवेयर इंटरप्ट्स प्रोवाइड करता है, तो यहाँ पे हर 256 इंटरप्ट के लिए हमें 4 बाइट्स मेमोरी के अंदर स्टोर करनी है। 256 into 4 is equals to 1024, जिसे हम कहते हैं 1K। इसलिए शुरू की जो 1K मेमोरी बाइट है उसके अंदर 256 इंटरप्ट्स के लिए 4 बाइट का स्टार्टिंग एड्रेस स्टोर किया जाता है और इस मेमोरी को हम कहते हैं इंटरप्ट वेक्टर टेबल। तो शुरू की 1 KB मेमोरी के अंदर हम इंटरप्ट वेक्टर टेबल स्टोर करते हैं जहां पर सभी 256 इंटरप्ट्स के लिए 4 बाइट का स्टार्टिंग एड्रेस स्टोर किया जाता है। ये 4 बाइट के अंदर फर्स्ट 2 बाइट्स के अंदर इंस्ट्रक्शन पॉइंटर की वैल्यू स्टोर की जाती है और नेक्स्ट 2 बाइट्स के अंदर कोड सेगमेंट रजिस्टर की वैल्यू स्टोर की जाती है। जैसे इस फिगर के अंदर हमारा इंटरप्ट वेक्टर टेबल शो किया गया है, तो यहाँ नोटिस करिए कि शुरू के जो 5 इंटरप्ट्स हैं वो रिजर्व्ड इंटरप्ट्स हैं जो कि स्पेसिफिक पर्पसेस के लिए डिजाइन किए गए हैं, इसलिए इनको हम कहते हैं डेडिकेटेड इंटरप्ट पॉइंटर्स। यहाँ पे सबसे पहला इंटरप्ट है हमारा टाइप 0 इंटरप्ट, क्योंकि INT n को हम क्या कहते हैं, टाइप भी कहा जाता है, तो INT 0 है। डिवाइड बाय 0 एरर के लिए ये फर्स्ट 4 बाइट्स के अंदर 000H से लेके 003H तक है। इसके अंदर 0 और 1 लोकेशन के ऊपर इंस्ट्रक्शन पॉइंटर की वैल्यू स्टोर की है और
नेक्स्ट टू बाइट 2 और 3 के अंदर कोड सेगमेंट के बेस एड्रेस की वैल्यू स्टोर की गई है। तो हर इंटरप्ट के लिए जो 4 बाइट्स हैं उसके अंदर फर्स्ट 2 बाइट्स के अंदर इंस्ट्रक्शन पॉइंटर की वैल्यू और नेक्स्ट 2 बाइट के अंदर कोड सेगमेंट के बेस एड्रेस की वैल्यू स्टोर की गई है। इसी प्रकार से हमारा नेक्स्ट इंटरप्ट टाइप 1 सिंगल स्टेप इंटरप्ट के लिए है। नेक्स्ट टाइप 2 पॉइंटर जो कि नॉन मास्केबल इंटरप्ट के लिए है। नेक्स्ट टाइप 3 पॉइंटर जो कि 1 बाइट INT इंस्ट्रक्शन यानी कि ब्रेक पॉइंट इंटरप्ट के लिए है। टाइप 4 पॉइंटर जो कि ओवरफ्लो एरर के लिए है। तो ये जो फर्स्ट 5 इंटरप्ट्स हैं टाइप 0 से लेके टाइप 4 ये स्पेसिफिक कॉज के लिए यूज किए जाते हैं और ये स्पेसिफिक कॉज क्या है? डिवाइड बाय जीरो एरर, सिंगल स्टेप, नॉन मास्केबल इंटरप्ट, ब्रेक पॉइंट और ओवरफ्लो। अब जो नेक्स्ट 27 इंटरप्ट्स हैं टाइप नंबर 5 से लेके टाइप नंबर 31 ये रिजर्व्ड इंटरप्ट पॉइंटर्स हैं। नेक्स्ट 224 इंटरप्ट्स जो कि हैं टाइप नंबर 32 से लेके टाइप नंबर 255 ये अवेलेबल इंटरप्ट पॉइंटर्स है जिनका यूज प्रोग्रामर के द्वारा इंटरप्ट सर्विस रूटीन के एड्रेस स्टोर करने के लिए किया जा सकता है। जो टाइप है उसके अनुसार वो लोकेशन सेलेक्ट करेगा और वहां पे उस इंटरप्ट का स्टार्टिंग एड्रेस को स्टोर किया जा सकता है। तो इंटरप्ट वेक्टर टेबल के अंदर 256 डिफरेंट इंटरप्ट्स के स्टार्टिंग 4 बाइट का एड्रेस स्टोर किया जाता है। फर्स्ट 5 इंटरप्ट स्पेसिफिक कॉज के लिए निर्धारित किए गए हैं, जिसमें है फर्स्ट टाइप 0 डिवाइड बाय 0 इंटरप्ट। 8086 माइक्रोप्रोसेसर ऑटोमेटिकली टाइप 0 इंटरप्ट को एग्जीक्यूट करता है जब भी हम div या idiv कमांड के अंदर किसी भी ऑपरेंड को 0 से डिवाइड करने की कोशिश करते हैं तो जो हमारा रिजल्ट होता है उसका साइज बहुत बड़ा यानी कि इन्फिनिटी होता है और इन्फिनिटी हम डेस्टिनेशन रजिस्टर के अंदर स्टोर नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे केस के अंदर डिवाइड बाय 0 इंटरप्ट एग्जीक्यूट होता है। टाइप 1 सिंगल स्टेप इंटरप्ट। अगर ट्रैप फ्लैग की वैल्यू 1 है तो 8086 माइक्रोप्रोसेसर ऑटोमेटिकली टाइप 1 इंटरप्ट को एग्जीक्यूट करता है। टाइप 1 इंटरप्ट प्रोग्राम को सिंगल स्टेप मोड में एग्जीक्यूट करता है। सिंगल स्टेप मोड प्रोग्राम के डीबगिंग के लिए यूज किया जाता है, यानी कि प्रोग्राम्स के अंदर एरर को फाइंड करना और उन्हें रेक्टिफाई करने के लिए हम सिंगल स्टेप मोड का यूज करते हैं। तो इस केस के अंदर माइक्रोप्रोसेसर एक समय में सिर्फ एक इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करेगा और उसके बाद हम उस इंस्ट्रक्शन के रिजल्ट को चेक कर सकते हैं। अगर जो हम रिजल्ट जैसा हम चाह रहे थे वो रिजल्ट है तो हमें पता चल जाता है कि स्टेटमेंट में कोई लॉजिकल एरर नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करते हैं और फिर रिजल्ट को चेक कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम प्रोग्राम के अंदर एरर फाइंड करके उसे रेक्टिफाई कर सकते हैं। टाइप 2 नॉन मास्केबल इंटरप्ट। NMI इंटरप्ट इनपुट हाई होने पर टाइप 2 इंटरप्ट एग्जीक्यूट होता है। इस इंटरप्ट को किसी भी प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन के द्वारा डिसेबल या मास्क नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इसका नाम ही नॉन मास्केबल है। तो किसी भी प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन के द्वारा इस इंटरप्ट को डिसेबल या मास्क नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है टाइप 3 ब्रेक पॉइंट इंटरप्ट। टाइप 3 इंटरप्ट का यूज ब्रेक पॉइंट फंक्शन को इम्प्लीमेंट करने के लिए किया जाता है। जब हम ब्रेक पॉइंट इंसर्ट करते हैं तो प्रोग्राम सिर्फ ब्रेक पॉइंट तक ही एग्जीक्यूट होता है, क्योंकि सिंगल स्टेप मोड के अंदर प्रोग्राम के अंदर एरर फाइंड करने के लिए बहुत समय लगता है। तो अगर हम प्रोग्राम को टुकड़ों में रन करें, ब्रेक पॉइंट जहां पे हमने ब्रेक पॉइंट लगाया है प्रोग्राम के अंदर, प्रोग्राम सिर्फ उस ब्रेक पॉइंट तक ही एग्जीक्यूट होगा। उसके बाद हम रिजल्ट को चेक कर सकते हैं और एरर को फाइंड कर सकते हैं। तो ये ब्रेक पॉइंट इंटरप्ट भी प्रोग्राम के डीबगिंग के लिए यूज किया जाता है, यानी कि प्रोग्राम के अंदर एरर्स को फाइंड करके उसे रेक्टिफाई करने के लिए। तो टाइप 3
ब्रेक पॉइंट इंटरप्ट के लिए है, जो कि ब्रेक पॉइंट फंक्शन को इम्प्लीमेंट करने के लिए यूज किया जाता है। लास्ट टाइप 4 ओवरफ्लो इंटरप्ट। प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के दौरान ओवरफ्लो एरर होने पर टाइप 4 इंटरप्ट एग्जीक्यूट किया जाता है। प्रायोरिटी ऑफ 8086 इंटरप्ट्स। अगर एक से ज्यादा इंटरप्ट रिक्वेस्ट एक समय पर रिसीव होती है तो वो इंटरप्ट एग्जीक्यूट होगा जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा है। पहले वो इंटरप्ट एग्जीक्यूट होगा जिसकी हायर प्रायोरिटी है और बाद में वो इंटरप्ट एग्जीक्यूट होगा जिसकी लोअर प्रायोरिटी है। तो हमने इंटरप्ट्स की प्रायोरिटीज को सेट कर रखा है। सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी है डिवाइड बाय जीरो एरर की, सेकेंड प्रायोरिटी है या डिवाइड एरर की सेकेंड प्रायोरिटी, और इसी लेवल पर है INTN और INTO यानी कि इंटरप्ट ऑन ओवरफ्लो, यानी कि सबसे हायर प्रायोरिटी है डिवाइड एरर, INTN और INTO कमांड की। सेकेंड लेवल प्रायोरिटी है NMI इंटरप्ट की, थर्ड प्रायोरिटी है INTR की और लास्ट हाईएस्ट प्रायोरिटी लोवेस्ट प्रायोरिटी है हमारे सिंगल स्टेप इंटरप्ट की। तो हाईएस्ट सबसे ज्यादा प्रायोरिटी है डिवाइड एरर, INTN और INTO इंस्ट्रक्शन की। नेक्स्ट पर है हमारा NMI इंटरप्ट, उसके बाद INTR इंटरप्ट और सबसे कम प्रायोरिटी है सिंगल स्टेप इंटरप्ट की। तो अगर एक समय में एक से ज्यादा इंटरप्ट रिसीव होते हैं तो प्रायोरिटीज के द्वारा डिसाइड किया जाता है कि किस इंटरप्ट रिक्वेस्ट को पहले रिस्पॉन्ड करना है और किस इंटरप्ट रिक्वेस्ट को हम बाद में एग्जीक्यूट करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।